तो आज हम लोग को बेसिकली कैपिटल गेन पढ़ना है बच्चों। तो कैपिटल गेन जो कि हम लोग का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेड है। आइए, कैपिटल गेन। बच्चों सबसे पहले तो ये रिमार्केबल बात है कि सर ये जो कैपिटल गेन है हमारा, ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम में आता है बच्चों। फोर्थ हेड ऑफ इनकम। ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चों 3 हेड ऑफ इनकम पढ़ रखा है, सैलरी, एचपी, पीजीपीपी, और ये हम लोगों का फोर्थ हेड ऑफ इनकम चल रहा है, कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ बच्चों कि सर कैपिटल गेन इनकम टैक्स में किस सेक्शन से किस सेक्शन के बीच लाई करता है? तो अंडर सेक्शन 45 टू 55। बच्चों कैपिटल गेन हमारा सेक्शन 45 से 55 के बीच आता है। तो कैपिटल गेन का हमारा सेक्शन कौन सा है बच्चों? अंडर सेक्शन 45 टू 55। और ये हमारा फोर्थ हेड है बच्चों, फोर्थ हेड ऑफ इनकम। चलिए, अब बच्चों क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि सर ये जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है इस चैप्टर का, ये टैक्सेबिलिटी कब क्रिएट होगी? बच्चों कहता है जब किसी कैपिटल एसेट्स पे कैपिटल गेन होगा। देखिए बच्चों, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? जब किसी कैपिटल एसेट्स पर कैपिटल गेन होगा। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा हम लोगों को पेशेंस चाहिए बच्चों। आइए, अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके चार्जिंग सेक्शन से। देखिए बच्चों, सेक्शन 45, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। सेक्शन 45 बच्चों, ये जो सेक्शन 45 है ये इसके चार्जिंग सेक्शन को बता रहा है। चार्जिंग सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब बच्चों कि ये सेक्शन कंडीशन बता रहा है कि कोई भी गेन टैक्सेबल कब होगा। इसका मतलब है बच्चों कि चार्जिंग सेक्शन सर्टेन कंडीशन को बता रहा है। अब वो कंडीशन क्या है बच्चों, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल कब होगा। तो सर्टेन कंडीशन को बता रहा है। आइए अब हम लोग उस कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, सेक्शन 45 का कहना है कि सबसे पहला कंडीशन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होना चाहिए बच्चों? तो फर्स्ट कंडीशन है चार्जिंग सेक्शन का, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, पहला कंडीशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों? कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर किए गए हैं। चलिए, तो कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। अच्छा, थर्ड है बच्चों, गेन मस्ट अराइज, गेन मस्ट अराइज इन प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर में बच्चों गेन अराइज होना चाहिए, तभी ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। और फोर्थ कंडीशन है बच्चों, सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। अच्छा, पहले मैटर को समझिए बच्चों ध्यान से। सबसे पहले हम लोग फोर्थ हेड ऑफ इनकम को पढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन की पूरी स्टोरी बच्चों सेक्शन 45 से 55, सेक्शन 45 टू 55 पढ़ा जाएगा। हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों सेक्शन 45 से। अच्छा, सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है। अच्छा, चार्जिंग का मतलब क्या है बच्चों? जो कंडीशंस बता रहा है कि कोई भी ट्रांसफर, कोई भी गेन, कैपिटल गेन कब बनेगा, गेन कैपिटल गेन कब बनेगा, उसके क्या क्या कंडीशंस होंगे, तो सभी कंडीशंस को बता रहा है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहला कंडीशन क्या है? देखो, पहला कंडीशन क्या है बच्चों? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। ध्यान से समझिएगा, वो हमेशा कैपिटल एसेट्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? तो देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। अब आइए बच्चों, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल एसेट्स क्या है। बच्चों, एसेट्स तो आप जानते हो, लेकिन अब आपको टैक्स में समझना है कि कैपिटल एसेट्स किसको कहा जा रहा है। ठीक है, आइए बच्चों, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल एसेट्स क्या है। कैपिटल एसेट्स क्या है, किसको कहें? जानते हैं बच्चों, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, जो आपको इसका जवाब दे रहा है, जो आपको बताएगा कि कैपिटल एसेट्स क्या है, किसको हम कैपिटल एसेट्स कहेंगे, किसको कैपिटल एसेट्स नहीं कहेंगे। समझे बच्चों? यानी कैपिटल एसेट्स क्या है और क्या नहीं है। क्या नहीं है। आइए बस पेशेंस रखिएगा, हम आपको बताते हैं इस सेक्शन के बारे में। तो देखिए, तो कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 क्या बोलता है बच्चों? कहता है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब आप सोच रहे होंगे सर कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कह रहा है बच्चों कि चाहे ये मूवेबल हो या बच्चों ये इमूवेबल हो, या बच्चों ये टेंजिबल हो और इनटेंजिबल। सिंपल कहता है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल या इनटेंजिबल। बच्चों, चाहे ये बिजनेस में यूज हो रहा हो या फिर पर्सनल, मतलब कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट। कहने का मतलब बच्चों, चाहे ये बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो या पर्सनल, यही सवाल है ना बच्चों। पर्सनल ये क्या है?
कैपिटल एसेट्स। आइए बच्चों इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। कह रहा है कि कैपिटल एसेट्स का सिंपल मतलब हुआ एसेट्स ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का एसेट्स, चाहे वो मूवेबल हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी मूवेबल हो इमूवेबल हो बच्चों, जैसे बच्चों चाहे वो बिल्डिंग हो या जमीन हो, खेत हो, टेंजिबल एसेट्स हो, मशीनरीज हो, ज्वेलरी हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो बच्चों, गुडविल हो, पेटेंट राइट हो, ये सभी बच्चों कैपिटल एसेट्स हैं। कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, कहने का मतलब बच्चों कि ये या तो बिजनेस में यूज हो रहे हो, यूज फॉर बिजनेस पर्पस, और फॉर पर्सनल पर्पस। और फॉर पर्सनल पर्पस, ये कैपिटल एसेट्स है। अच्छा बच्चों ये इशारा कर रहा है कि कैपिटल गेन किसी पर भी लग सकता है, तभी तो बच्चों कह रहा है कि अगर सोचिए सिर्फ कहता कि बिजनेस में ही इस्तेमाल होना चाहिए, तब तो बच्चों ये सिर्फ बिजनेसमैन पे लगना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, मतलब यूज फॉर बिजनेस पर्पस और फॉर पर्सनल पर्पस, ये किसी भी पर्पस में इस्तेमाल हो रहा हो बच्चों, सिंपल सी बात है, ये कैपिटल एसेट्स है। ओके, होप सो आपको ये बात समझ में आया होगा। तो कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, चाहे आप इसको बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या पर्सनल पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, अब बच्चों सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कहता है बच्चों कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस बच्चों, अपवाद, कहता है बच्चों ये एसेट्स सब कुछ सर्टेन एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स नहीं है। देखिए बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कौन कौन सा एसेट्स है जो एसेट्स होकर भी नहीं है। एग्जांपल बच्चों, सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब बच्चों वैसा एसेट्स जिसको आप एज अ स्टॉक यूज कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड, ये बच्चों कैपिटल एसेट्स नहीं है। जैसे आइए बच्चों हम आपको एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। मान लीजिए बच्चों एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। बच्चों जो मिस्टर बी है ये एक मान लीजिए बिल्डर है, बिल्डर, ओके। बच्चों मिस्टर ए के पास भी एक फ्लैट है और बिल्डर के पास भी बहुत सारे फ्लैट हैं जिसको उसने बनाया है बेचने के लिए। बच्चों इस बात को थोड़ा समझिए। बच्चों मिस्टर ए के पास जो फ्लैट है वो एज अ एसेट्स है, वो एज अ प्रॉपर्टी है बच्चों, लेकिन जो मिस्टर बी है जो बिल्डर है इसके पास जो फ्लैट है बच्चों वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, उसने उसको अपने बिजनेस का एक स्टॉक बना रखा है बच्चों, एज अ इन्वेंट्री है बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो इन्वेंट्री है, वो स्टॉक है, वो उसको बेच देगा, वो उससे बिजनेस कर रहा है बच्चों। बट मिस्टर ए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मिस्टर ए के लिए बच्चों ये फ्लैट एक प्रॉपर्टी है, समझिएगा, इनके लिए ये प्रॉपर्टी है, लेकिन बी के लिए बच्चों ये प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए कहता है कि अगर कोई एसेट्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड यूज हो रहा हो, समझिएगा बच्चों,
तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। जैसे आप एग्जांपल ले लो बच्चों, एक पर्सन है मिस्टर सी। बच्चों इनका जो वर्क है वो है जमीन बेचने का, मतलब बच्चों परचेज करने का और सेल करने का। एक बात बताइए, मिस्टर सी के पास जितनी भी जमीनें होंगी वो स्टॉक इन ट्रेड होंगी बच्चों, वो उसको एज ए स्टॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एज अ प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओके अच्छा, दूसरा रिमार्केबल बात कहता है बच्चों पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग कैपिटल गेन को स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम है। सबसे पहली बात, कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55 के बीच आता है बच्चों, सेक्शन 45 टू 55। ओके, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है बच्चों? चार्जिंग सेक्शन जो सेक्शन 45 है वो क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 45 कहता है कि 4 कंडीशन पूरा होना चाहिए। 4 कंडीशन, वो 4 कंडीशन क्या है बच्चों? कहता है देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होना चाहिए? तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए उस एसेट्स का कैपिटल एसेट्स होना जरूरी है। अगर वो कैपिटल एसेट्स नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है बच्चों कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। कैपिटल एसेट्स क्या किए जा रहे हैं? तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। तीसरा पॉइंट कहता है बच्चों गेन मस्ट अराइज इन द प्रीवियस ईयर। कैपिटल गेन जिस प्रीवियस ईयर में अराइज होगा उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी। और फोर्थ पॉइंट कहता है बच्चों सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट, और वो गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में बच्चों? कहता है सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि सर सेक्शन 45 क्या कह रहा है। बच्चों सेक्शन 45 कहता है, जब हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल एसेट्स के बारे में, तो हम लोगों को यह समझना होगा बच्चों कि कैपिटल एसेट्स क्या है और कैपिटल एसेट्स क्या नहीं है। कहने का मतलब बच्चों कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं, समझे? यानी हम लोग को यह समझना होगा कि कौन कौन से एसेट्स, समझे बच्चों, कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स। चलिए, तो कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स है, और दूसरा पॉइंट कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। समझे बच्चों? अच्छा, ये इस बात की जानकारी कहां मिलेगी? अब रिमार्केबल बात यही है ना बच्चों कि इन सब बातों का इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा? कहीं तो जानकारी होगी इनकम टैक्स में। बिल्कुल बच्चों, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में बच्चों। समझे बच्चों? ये इंफॉर्मेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में। तो देखिए बच्चों ये सेक्शन क्या कहता है, मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कहता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की संपत्ति, चाहे बच्चों वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। बच्चों चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो, कहने का मतलब कि पर्सनल इस्तेमाल हो रहा है, वो कैपिटल एसेट्स है। लेकिन बच्चों कुछ अपवाद है,
देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। लॉ कहता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जो कैपिटल एसेट्स में नहीं आते। कहने का मतलब बच्चों वो एसेट्स होकर भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब देखिए बच्चों, इस एक्सेप्शन में 4 एसेट्स के बारे में बताया गया है। कितने एसेट्स के बारे में बच्चों? 4 एसेट्स। कहता है बच्चों कि 4 ऐसे एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं है भाई साहब, जो कैपिटल एसेट्स नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्या? सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। बच्चों वो प्रॉपर्टी कितनी महंगी क्यों ना हो, वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। बच्चों मिस्टर ए ने कुछ गोल्ड परचेज किया बच्चों, इनके घर पे 2-4-10 तोला गोल्ड रखा हुआ है। और बच्चों मिस्टर बी जो है ये एक बिजनेसमैन है। आप कह सकते हो बच्चों कि इनको गोल्ड का शॉप है, ये ज्वेलर है बच्चों, इनको ज्वेलरी शॉप है। बच्चों इनके शॉप पर भी तो गोल्ड होगा ना, लेकिन बच्चों ये गोल्ड तो एज अ स्टॉक होगा ना बच्चों, एज अ स्टॉक होगा। जब ये गोल्ड बिकेगा तो बिजनेस का इनकम कहलाएगा बच्चों, ये बिजनेस इनकम को जनरेट करता है। और जबकि ये बच्चों कैपिटल गेन को जनरेट करता है। समझिए डिफरेंस। इसलिए स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स में नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपसे डिस्कस किया पर्सनल इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर पर्सनल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, किसको कहते हैं? देखिए बच्चों है बड़ी आसान सी बात। आइए थोड़ा आपको समझाते हैं पहले पर्सनल इफेक्ट के बारे में। देखिए पर्सनल इफेक्ट बच्चों कहता है कि किसी भी तरह का अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो आप अपने फैमिली के इस्तेमाल के लिए रखे हो, आपने अपने फैमिली के लिए उसको क्या किया है, परचेज किया है, अपने फैमिली के या पर्सनल यूज के लिए। जैसे देखिए कहता है बच्चों पर्सनल इफेक्ट refers to movable property। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा मूवेबल प्रॉपर्टी किसके लिए? हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एसेट्स। इसने क्यों रखा है हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एसएससी। एसएससी ने बच्चों अपने यूज के लिए रखा है या अपने फैमिली के लिए रखा है, अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के। ये सब बच्चों पर्सनल इफेक्ट कहलाते हैं। देखिए अब ये बहुत बढ़िया से खेल गया। अब आप सोच रहे होंगे तो सर मूवेबल एसेट्स में तो कार भी आता है। वेरी गुड सर, ज्वेलरी भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है बच्चों? ज्वेलरी भी मूवेबल है। अच्छा आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बच्चों, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन समझते हैं बच्चों? पुराने जमाने की कोई चीज है, हिस्टोरिकल कोई प्रोडक्ट है। अच्छा हो सकता है बच्चों आपके घर पे कोई महंगी ड्राइंग हो जो मार्केट से खरीदी गई हो लाखों रुपए में, कुछ मूर्ति हो बच्चों, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स समझिएगा बच्चों, जो आपने अपने फैमिली के इस्तेमाल के लिए रखा है। अच्छा ये भी तो हो सकता है बच्चों आपके घर पे फर्नीचर हो, हाउस होल्ड फर्नीचर्स। ये भी हो सकता है बच्चों आपके यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो।
जैसे बच्चों टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, अप्लायंसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब देखिए बच्चों ये क्या कह रहा है, यहां एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा छोटा सा मैटर है बच्चों। कहता है कि पर्सनल इफेक्ट तो बच्चों कैपिटल एसेट्स में नहीं आता। कहता है कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? पर्सनल इफेक्ट का मतलब हुआ रेफर्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। ये सभी एसेट्स पर्सनल है। लेकिन देखिए आगे देखिएगा, सुनिएगा। लेकिन बच्चों लॉ कहता है कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पर्सनल इफेक्ट के भी एक्सेप्शन। एग्जांपल बच्चों देखिए, इस पर्सनल इफेक्ट में भी कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेगा। सुनिए बच्चों, लॉ कहता है कि कुछ पर्सनल एसेट्स यानी कि पर्सनल इफेक्ट होने के बाद भी वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब बच्चों वो कैपिटल एसेट्स है। जैसे देखिए, लॉ कहता है बच्चों कि अगर ये ज्वेलरी रहा तो बच्चों ये कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैपिटल एसेट्स तो पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही है, एसएससी खुद के यूज या अपने फैमिली के यूज के लिए रखा है, उसके बाद भी बच्चों ये पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता क्योंकि ये एक्सेप्शन है बच्चों। इसका मतलब आप पढ़ने जा रहे हो कुछ ऐसे एसेट्स को जो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते। जैसे बच्चों ज्वेलरी। अच्छा, और सर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बच्चों, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस का मतलब समझते हो ना बच्चों? पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। ड्राइंग बच्चों, जो महंगी पेंटिंग्स होती हैं बच्चों, स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स, ये सब बच्चों कुछ ऐसे पर्सनल एसेट्स हैं जो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते। तो इनडायरेक्टली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कैपिटल एसेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, यानी ये सब कैपिटल एसेट्स। चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अच्छा देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपको सिर्फ कैपिटल एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं होते, तो ये 4 तरीके के होते हैं। 2 मैंने आपको बता दिया, तीसरा देखिए, तीसरा देखिए बच्चों। तीसरा कहता है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, समझे बच्चों, जो ग्रामीण इलाकों की खेती वाली जमीन है वो नहीं आता बच्चों कैपिटल एसेट्स में। लेकिन एक कंडीशन है कि वो इंडियन होना चाहिए, इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए, इन इंडिया। ये हो गया बच्चों 3 एक्सेप्शन। और 4th एक्सेप्शन है बच्चों आपका स्पेसिफाइड बॉन्ड। बच्चों कुछ ऐसे खास बॉन्ड हैं जो कभी भी
कैपिटल एसेट्स की गिनती में नहीं आते। तो आइए हम आपको कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के बारे में बताते हैं। स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, सर कुछ चुनिंदा बॉन्ड होगा, बिल्कुल बच्चों। कुछ ऐसे सेलेक्टेड बॉन्ड हैं जो कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। सुनिएगा बच्चों, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों, कुछ ऐसे सेलेक्टेड बॉन्ड्स हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते। मतलब सर क्या ये एक्सेप्शन में आता है? बिल्कुल, हम आपको वही तो पढ़ा रहे थे बच्चों। एसेट्स होने के बाद भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। अच्छा सर, दो चार का नाम बता दीजिए। सुनिए बच्चों, देखिए 1977 में एक बॉन्ड आया था 6.1/2% गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, एक आया था बच्चों 7% गोल्ड बॉन्ड। उसके बाद बच्चों नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, और एक जो सबसे लेटेस्ट का है बच्चों, जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, गोल्ड मोनेटाइजेशन गोल्ड मोनेटाइजेशन बच्चों, ये स्कीम 2015 में लाया गया। एक्चुअली बच्चों ये दो बार आ चुका है। एक बार 1900 शायद 99 में भी आया था, उस समय शायद कांग्रेस ने लाया था, और अभी बीजेपी ने इसको लाया। खैर आते हैं, हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सर गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड क्या है। अच्छा, पहले तो बच्चों आप इस बात को समझिएगा कि कुछ ऐसे स्पेशल और स्पेसिफाइड बॉन्ड है, मतलब सेलेक्टेड बॉन्ड से बच्चों जो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते, जैसे 6.1/2% गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, इसका चर्चा आपसे अब नहीं किया जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये 1977 की बात है। 7% गोल्ड बॉन्ड ये बच्चों 1980 में आया है, ये 1980s में आया था बच्चों, ये 1977 में लाया गया। डिफेंस गोल्ड बॉन्ड बच्चों 1980 में लाया गया। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 में लाया गया। तो इन सब चीजों पे आपसे अब चर्चा नहीं की जाएगी एग्जाम में। अभी जो सबसे करंट टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड 2015। आइए हम आपसे इस पर चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा और समझिएगा। देखिए देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड है क्या। देखिए होता क्या है बच्चों कि कोई भी इन्वेस्टर होता है बच्चों, चाहे आप रहो, हम रहें, या कोई भी रहता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं बच्चों, गोल्ड को घर में लॉकर में रख देते हैं, अलमीरा में, अलमारी में बंद करके बच्चों, ठीक है। या तो हम बैंक में जाकर रख देते हैं और बैंक को मेंटेनेंस देना पड़ता है। बच्चों जब आपका गोल्ड इस तरीके से आइडियल पड़ा रहता है, तो ना तो आपके पास किसी भी तरह का इंटरेस्ट आता है, ना इस पर आपको डिविडेंड मिलता है।
मिलता है बच्चों? नहीं मिलता है। और उल्टा बच्चों इसको हम लोगों को स्टोरेज कॉस्ट पेड करना पड़ता है। मतलब बच्चों अगर आप बैंक के लॉकर में रखते हो तो आप पेमेंट दे रहे होते हो, घर में रखते हो तो आप सेफ्टी फैसिलिटी मेजर्स लेते हो, है ना? अब जैसे तैसे तो नहीं ना रख सकते बच्चों। तो कहने का मतलब बच्चों कि इस पर कोई ना तो रिटर्न आ रहा है, बस इतना ही फायदा होता है बच्चों। जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो आप सेल करते हो तो आपको बेनिफिट होता है, गेन होता है। यही चल रहा था बच्चों। अब इसके कारण एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बच्चों कि गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है था। अब जाहिर सी बात है बच्चों, फिजिकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड मतलब लोगों को फिजिकल फॉर्म में चाहिए बच्चों, हाथ में, गले में, मतलब गोल्ड फिजिकल फॉर्म में चाहिए। अब जिसके कारण बच्चों हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं इंपोर्ट ऑफ गोल्ड बढ़ता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो भी तो हो रहा है सर, हमारी करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, तो इसके लिए प्लान करना चाहिए। तो बच्चों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2050 में गवर्नमेंट ने सिंपल कहा कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए विद बैंक एंड डिपॉजिट हिज गोल्ड इन एनी फिजिकल फॉर्म। आप अपने गोल्ड को लाकर डिपॉजिट कर दीजिए। अच्छा देखिए बच्चों, इस पर फायदा क्या होगा कि आप जब इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो आपको इस पर बच्चों इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये बच्चों माफ होगा, एग्जेम्प्ट होगा, इस पर कोई टैक्सेस भी नहीं लिए जाएंगे। और जब बच्चों ये पेमेंट आपको रिडीम किया जाएगा, मतलब जब वापस पे बैक किया जाएगा तो इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक फायदा है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जिस तरीके से हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा इस गोल्ड का भी बढ़ता चला जाएगा जो हम बैंक में डिपॉजिट करके आ जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों को उस पर रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलेगा और वो इंटरेस्ट बच्चों एग्जेम्प्ट भी होगा। आई बात समझ में? और कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड 2015। एक्चुअली बच्चों ये एक स्कीम है, ये एक स्कीम है जो 2015 में लाया गया। देखिए जनरली क्या होता है बच्चों, कोई भी इन्वेस्टर बच्चों जब गोल्ड को लॉकर में रख देता है तो ना तो उस पर हम लोगों को बच्चों इंटरेस्ट मिलता है और ना किसी तरह का डिविडेंड, और उल्टा उसको कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट का खर्च लग रहा है, हम लोगों को लॉकर चार्ज पे कर रहे होते हैं बच्चों। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस तरह से हमारे देश में एक और प्रॉब्लम बढ़ता है बच्चों कि फिजिकल गोल्ड का डिमांड बढ़ता चला जाता है। समझे आप बात को? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, कहा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सुनिएगा बच्चों, इस स्कीम के अकॉर्डिंगली जो भी इन्वेस्टर हैं वो बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लेंगे और उसमें गोल्ड को डिपॉजिट करवा देंगे इन एनी फिजिकल फॉर्म, चाहे उनके पास ज्वेलरी के फॉर्म में सोना है, कॉइन्स के फॉर्म में या बार के फॉर्म से, आप वहां डिपॉजिट कर दीजिए। और डिपॉजिट के समय आपको ये बताना होगा कि जब ये पैसा रिडीम होगा तो आप कैश में लेना चाहेंगे या गोल्ड ही लेना चाहेंगे वापस। अब देखिए फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा कि बच्चों बैंक में डिपॉजिट कर देने से हम लोगों को किसी भी तरह का कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई भी कैरिंग कॉस्ट, मतलब बच्चों लॉकर फैसिलिटी, स्टोरेज कॉस्ट सबसे बच जाएंगे। साथ साथ इन्वेस्टर को इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा इस स्कीम के अकॉर्डिंगली।
और सबसे अच्छी बात है बच्चों, ये जो इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अच्छा देखो बच्चों, जरा बात को समझो, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, और ये जो बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों, बॉन्ड, ये कैपिटल एसेट्स है भी नहीं, इसको कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी से बाहर रखा गया है, कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो बच्चों जब ये कैपिटल एसेट्स नहीं है तो इसका मतलब इस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, और दूसरी बात को समझिए बच्चों, ये जो बैंक आपको इंटरेस्ट पे कर रही होगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना गोल्ड डिपॉजिट आपने कराया है, उसके वेट, उसके वजन के अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट होगा। चलिए एक बार पूरी स्टोरी को फिर से रिक्रिएट करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए बच्चों, एकदम ठंडे दिमाग से, पैनिक मत होइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे कि कैपिटल गेन क्या है। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले इस बात को जाना कि जो कैपिटल गेन है वो सेक्शन 45 से 55 के बीच स्टडी किया जाता है, जो कि हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि हम लोगों ने शुरू किया सेक्शन 45 से, जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन का मतलब कि ये बताएगा बच्चों कि कैपिटल गेन कब होगा, कैपिटल गेन कब नहीं होगा, टैक्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। इसका मतलब बच्चों चार्जिंग सेक्शन सर्टेन कंडीशन को बता रहा है। बच्चों इसके अंदर कुछ कंडीशंस छुपाए गए हैं, कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। अच्छा अब देखिएगा बच्चों, सेक्शन 45 कहता है कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए 4 कंडीशन का होना जरूरी है। देखिए बच्चों, आइए अब इस बात को समझिएगा। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है बच्चों? चार्जिंग सेक्शन कहता है कि कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए कितना कंडीशन होना चाहिए बच्चों? पूरा 4 कंडीशन। ध्यान से समझिएगा, 4 कंडीशन पूरा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है बच्चों? देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। क्या होगा? कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। दूसरा कहता है बच्चों कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। एक तो वो कैपिटल एसेट्स हो, दूसरा अगर वो है तो वो ट्रांसफर हो रहा हो। बच्चों अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कैपिटल गेन जनरेट ही नहीं होगा। समझिए, कैपिटल गेन जनरेट ही नहीं होगा अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उसका ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। फोर्थ कहता है बच्चों गेन मस्ट अराइज। गेन होना चाहिए। भाई साहब अगर गेन नहीं हुआ टैक्सेबल ही नहीं होगा। बच्चों ध्यान से समझिए, गेन मस्ट अराइज इन द प्रीवियस ईयर। अगर गेन नहीं होगा तो वो इस हेड में टैक्सेबल ही नहीं होगा, गेन होना चाहिए। और कहता है बच्चों सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट। वो जो गेन है वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, सर जरूर इस चैप्टर में कुछ ना कुछ एग्जम्पशन की बातें की गई हैं, बताई गई। बिल्कुल, सेक्शन 54 का इंटायर सीरीज है बच्चों जो बात करता है किस चीज पर। आइए एकदम वेट कीजिएगा बच्चों, पैनिक मत होइएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैपिटल एसेट्स क्या है, कैपिटल एसेट्स क्या है, कैपिटल एसेट्स क्या नहीं है। देखिए बच्चों ये बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। बच्चों स्क्रीन पर से ध्यान मत हटाइएगा।
कैपिटल एसेट्स के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो रखा गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बताता है बच्चों कि कैपिटल एसेट्स क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कहने का मतलब बच्चों, कहने का मतलब कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं और कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है। आइए अब थोड़ा हम आपको समझाते हैं, सुनिए बच्चों। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में, मैंने आपको पढ़ाया, ये सिंपल कहता है बच्चों कि किसी भी तरह का प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, कनेक्टेड विद द बिजनेस और नॉट। बच्चों चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या बिजनेस से कनेक्टेड नहीं हो, वो कैपिटल एसेट्स है और कैपिटल गेन जनरेट करेगा। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, नॉट किस बात को डिनोट कर रहा है? अरे पर्सनल हो सकता है, इस एसेट्स का इस्तेमाल पर्सनल यूज में हो रहा हो तो भी वो कैपिटल एसेट्स है। एग्जांपल देखिए बच्चों, हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, मान लो, एग्जांपल देखिएगा बच्चों, मिस्टर बी, और ये एक कंपनी है बच्चों, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं टाटा। बच्चों मिस्टर बी के पास एक जमीन था, उन्होंने भी सेल किया। टाटा के पास भी बच्चों एक प्रॉपर्टी थी, जमीन था, इन्होंने भी सेल किया। बच्चों टाटा अपनी जमीन को बिजनेस में यूज कर रहा है और मिस्टर बी यूज नहीं कर रहा है, ये पर्सनल है। लेकिन बच्चों कैपिटल गेन दोनों में अराइज होगा, कैपिटल एसेट्स दोनों केस में है। वो मान लीजिए मिस्टर बी ने बेचा और गेन हो गया, टाटा ने भी बेचा, गेन हो गया। मान लीजिए बच्चों मिस्टर बी ने बेचा, सेल किया और गेन हो गया, टाटा ने भी सेल किया और गेन हो गया। तो दोनों केस में ये टैक्सेबल है भाई साहब। ये बच्चों ये दोनों केस में कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कहता है बच्चों कि कुछ सर्टेन एसेट्स हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं है, कुछ सर्टेन एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर जैसे, देखिए बच्चों कैपिटल एसेट्स का बच्चों कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इस एक्सेप्शन में कितने एसेट्स जाते हैं बच्चों? तो 4 एसेट्स। कितने एसेट्स? 4 एसेट्स। बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बेहतर तरीके से बैठे। कहता है बच्चों जो स्टॉक इन ट्रेड होगा वो कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, जितने भी पर्सनल इफेक्ट हैं वो कैपिटल एसेट्स नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताएं बच्चों आपको, पर्सनल इफेक्ट के भी एक्सेप्शन है, समझे बच्चों? पर्सनल इफेक्ट का भी अपना एक्सेप्शन है। और फोर्थ कहता है बच्चों रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, वैसी खेती वाली जमीन बच्चों जो ग्रामीण इलाकों के अंदर आती है। पता है बच्चों एक बात बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रूरल है या अर्बन है? हम आगे आपसे बात करेंगे बच्चों से। आप सोच रहे होंगे ना कि सर ये कैसे डिसीजन होगा? कैसे जानेंगे ये रूरल है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है या अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है? आप यही सोच रहे होंगे। हम आगे आपसे बात करेंगे इस पर, घबराइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है? परेशान होने से काम नहीं चलता, थोड़ा टैक्स में पेशेंस रखना पड़ता है। तो पैनिक होकर आप नॉलेज नहीं ले सकते, ठीक है? सिर्फ रीडिंग डाल सकते। चलिए, तो हम आपको बता क्या रहे थे बच्चों? एक्सेप्शन बता रहे थे। तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं होगा,
पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, और बच्चों स्पेसिफाइड बॉन्ड्स ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं होंगे। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं आपसे। हमने आपको अभी पढ़ाया था पर्सनल इफेक्ट के बारे में। हमने कहा कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब हुआ रेफर्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे मूवेबल प्रॉपर्टी बच्चों जो एसएससी अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखा है। बच्चों एसएससी देखिएगा बच्चों, एसएससी अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है या अपने फैमिली मेंबर के लिए। फैमिली मेंबर के लिए बच्चों इन सभी एसेट्स को हम लोग पर्सनल इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक बात बता दो बच्चों, ये ज्वेलरी एक्सेप्शन में आता है बच्चों। बच्चों ये आपका कैपिटल एसेट्स है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी कैपिटल एसेट्स है, ड्राइंग भी बच्चों कैपिटल एसेट्स है, स्कल्पचर्स भी कैपिटल एसेट्स है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं हाउस होल्ड फर्नीचर पे तो पर्सनल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस पर्सनल इफेक्ट, कार पर्सनल इफेक्ट, क्लोथ पर्सनल इफेक्ट। तो आपने देखा बच्चों एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। और बच्चों मैंने आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के बारे में भी बताया कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड बॉन्ड्स हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाते, है ना बच्चों? याद है अभी जस्ट मैंने बताया आपको। चलिए कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देते हैं। देखिए बच्चों 1977 में एक बॉन्ड आया जिसका नाम था 6/2% गोल्ड बॉन्ड। ये भी बच्चों कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं था। फिर बच्चों 1991 में भी एक बॉन्ड आया स्पेशल बियरर बॉन्ड। ये भी बच्चों कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में नहीं है। और 1999 में बच्चों 1999 में भी एक स्कीम आया गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। देखिएगा बड़ा लंबा नाम है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम। और बच्चों जो सबसे रिसेंट का था वो था गोल्ड मोनेटाइजेशन बॉन्ड जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये सब कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं बच्चों जो कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में नहीं आते। अब एक रिमार्केबल बात क्या है बच्चों जो आप नोटिस कीजिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। देखिए बच्चों अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, हम 45 मिनट से आपके पीछे लगातार बात कर रहे हैं और अभी तक सेक्शन 45 का सिर्फ एक पॉइंट का क्लियरेंस हुआ है कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। अभी 3 पॉइंट स्टिल बाकी है बच्चों कि कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है ये भी बाकी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा बच्चों गेन मस्ट अराइज इन अ प्रीवियस ईयर, तो कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, और सच गेन इज नॉट एग्जेम्प्ट, यानी सेक्शन 54 का सीरीज अभी बाकी है। चलिए तो आज इतना रखते हैं बच्चों, फिर अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके।